नमस्कार दोस्तों, आपसे किताब टेडा में स्वागत है। जिसका था बेसब्री से इंतजार वो लेटर आ चुका है। बीएसएफ एससीएम 2022 वाली भर्ती, उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुका है। आज 28 तारीख है। आज उनका रोजगार मेला में भी उनको वितरित किया गया और उनकी मेल पर भी भेजा गया। कई लोगों को पोस्ट के द्वारा प्राप्त हुआ। इस ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पहली बार मिला होगा। बहुत से लोगों को हो सकता है दूसरी तीसरी बार हो, मगर जिनको नहीं पता, क्योंकि इसे बहुत सारी डिटेल हैं जो शायद आप समझ ना पाओ, वो टेक्निकल डिटेल में आपसे कुछ समझाने वाला हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, मगर आपको थोड़ा देखकर अच्छा लगेगा। ठीक है, जहां पर हो तो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना, स्पीड बढ़ा लेना, वो सारी चीजें कर लेना। मैं वीडियो को पूरी देख लेना ताकि सारी बातें मैं आपके साथ क्लियर कर लूँ। और साथ साथ आपको ट्रेनिंग में क्या सामान लेना है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज केवल ज्वाइनिंग लेटर को मैं अच्छे समझा दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ज्वाइनिंग लेटर है किनका। तो ज्वाइनिंग लेटर अगर आप देखोगे तो ज्वाइनिंग लेटर है रोल नंबर 122-10-829, रौनक सिन्हा, रैंक नंबर 1, इनका है ज्वाइनिंग लेटर। उन्होंने मेरे पास भेजा, मैंने बोला ठीक है मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजनल ऑफर। देखिए, प्रोविजनल ऑफर बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये अस्थायी है। नहीं, कोई भी भर्ती अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो, चाहे वो स्टेट में जाते हो चाहे सेंट्रल में जाते हो, तो वहां एक प्रोविजन पीरियड होता है जिसे परिवीक्षा अवधि कहते हैं। वो कुछ होता नहीं है वैसे, बस वो ये होता है कि एक अंदर डर लगा रहे ना। जैसे कि अगर आप ज्वाइनिंग करते हो कहीं पर, तो आपके अंदर डर होना चाहिए कि यार मैं भी गवर्नमेंट जॉब में गया, जाते ही चौड़े ना हो जाओ। ठीक है, जाते जाते बाहुबली ना बने लोग, अरे मैं तो हो गया, दादा हो गया मैं नहीं। तो इसलिए एक प्रोविजनल पीरियड है जहां पर आप सभी के बिहेवियर को चेक किया जाता है। वैसा कुछ है नहीं खास, 2 साल का होता है। 2 साल बाद आप सभी को परमानेंट किया जाता है। 2 साल से उसको 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लीजिए कोई आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया वहां पर, तो जैसे कि ये काम मैं करता था, मैं वहां पर स्थायीकरण का काम जो था वो काम मैं करता था। मैं जब पोस्ट पे था वहां पर आईटीबीपी में, तो वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो उसका 1 साल का एक्सटेंड कर दिया, मगर 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि 3 साल की प्रोविजन पीरियड से ज्यादा आप कर नहीं सकते, उसके बाद आपको परमानेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया सीमा सुरक्षा बल सीधी भर्ती 2021-22 में मुख्य आरक्षक अनुसचिव यानी कि मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पे हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट का नाम है। यहाँ पर उन्होंने फिर बताया है कि आप किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए, आपको वेतन किस ग्रेड पे का मिलने वाला है। तो महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल को सीमा सुरक्षा बल में मुख्य आरक्षक ये तालिका स्तर 4 यानी कि लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 इसका बेसिक पे होगा। उसके बाद डीए, एचआरए, फिर टीएलए, टीपीटी वगैरह, एसडी वगैरह जो आपको लोकेशन वाइज मिलेगा वो बताऊंगा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होने वाले। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग कहाँ पर देनी है और आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस आएगा, देखना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ शर्तें वगैरह दे दी गई कि आपको इस शर्त के अनुसार जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए, यहाँ पर नियुक्ति के बारे में उन्होंने बता दिया कि किस किस एक्ट के तहत आप सभी को नियुक्ति दी गई है। वहां पर ये सारी चीजें गई हैं। यहाँ का आपका मतलब कि जो आपका चरित्र वगैरह है, जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके वेरिफिकेशन में अगर कुछ गलती पाई जाती है तो फिर आपको वहां से नौकरी से निकाला भी जा सकता है। ये उनके अधिकार का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर खान नंबर में देखा है चरित्र पूर्वक के सत्यापन की प्राप्ति, यानी कि देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, करेक्टर वेरिफिकेशन होता है। ये आपको नहीं करवाना है। बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर करेक्टर वेरिफिकेशन मुझे खुद से कराना, नहीं, आपको नहीं करवाना। ये जिम्मेदारी होती है वहां पर जो बैठा हुआ क्लर्क है, जैसे आपके जैसा कोई मिनिस्टर बैठा होगा, वो जैसे कि मैं था, ये काम मैं करता था करेक्टर वेरिफिकेशन का। ये काम होता कैसे, ये सीधी सी बात है। ये काम होता है, आपको जो भी डिटेल आप देते हो उसकी डिटेल के आधार पर हम आपके डीएम ऑफिस, ठीक है, या डीसी ऑफिस जो भी होता है वहां पर हम भेज देते हैं। वहां पर जाता है, वहां से वो वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस लेते हैं, पूरे आपके ऑल डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके उसके बाद वो हमको रिपोर्ट दे देते हैं। उस रिपोर्ट को हम दिल्ली मतलब हेडक्वार्टर भेज देते हैं। फिर उस आप सभी का क्या हो जाता है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट है। ये वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। जैसे आप ज्वाइन होते हो, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि आपका वेरिफिकेशन कराने के लिए भेजे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। कम से कम 15 से 20 दिन, महीने भर का समय लग जाता है, क्योंकि वो जाता है पूरे आप सभी जहां के होंगे। जैसे मान लीजिए आप कोलकाता के हो, तो कोलकाता के जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट का पूरा जहां पर भी आपने पढ़ाई वढ़ाई की सब कुछ का, तो वहां से पूरा सत्यापन होता है, आपका पूरा वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें टाइम जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की होती है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी ही जिम्मेदारी, ये खुद करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की होती है। यहाँ तक हो गया, करेक्टर वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आप सभी की कोई गलत जानकारी वगैरह होती है तो आपको वहां से अनुसार आपकी कार्रवाई की जाएगी। ये सब एक्ट रूल वगैरह आप सबको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ आदेश वगैरह बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ई नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो इन्होंने लिखा गया है प्रारंभ में आप 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप से दर्ज किए जाने के कारणों की आगे अवधि के लिए ऐसी अवधि को जो 1 वर्ष से अधिक ना हो
बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 2 साल की तो आप प्रोविजनल रहोगे, 2 साल के लिए तो भर्ती आपकी जो रहेगी वो अस्थायी रहेगी, मगर 1 साल के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लिया गए वहां पर बहुत से बच्चे होंगे जो चौड़े होने लगेंगे, अरे मैं तो भाई बाबू बन गया, बाबू बन गया। भाई भाई तुम ट्रेनिंग पे हो, ठीक है, फौज में जा रहे हो, तुम चौड़े नहीं हो सकते, ठीक है, बाबू बन तो गए हो, मगर अभी भी थोड़ा आपको तो संयम रखना पड़ेगा। तो वो संयम खोने लगते हैं बच्चे, तो उनके लिए ये रखा गया है ताकि आपका व्यवहार जो है वो नर्म बना रहे, आप गर्म ना हो जाओ। और उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर वो चाहे तो। इससे कोई नौकरी में फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई पेमेंट में फर्क नहीं पड़ता, आपकी सैलरी उतनी मिलेगी जितना आपको परमानेंट वालों को मिलेगा, सारे बेनिफिट्स आपको वैसे ही मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये बस डराने के लिए थोड़ा सा एक बना के रखा गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए एफ नंबर पॉइंट में देखिए, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि 10 साल का आप सभी को बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है, 10 साल का बॉन्ड भरना पड़ा। जैसे मैं गया था तो 10 साल का मुझे बॉन्ड भरना पड़ा, और 10 साल से पहले मैंने जॉब छोड़ी, दो साल में ही जॉब छोड़ी, तो मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ा। अगर आप यहाँ पर त्यागपत्र देते हो, सेवा से त्यागपत्र देते हो, रिजाइन देते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रशिक्षण का खर्च है, जो ट्रेनिंग का चार्जेस होगा, या फिर 3 महीने की सैलरी, 3 महीने का वेतन जो है, वो दोनों में से एक चीज देनी है, और जो अधिक होगा वो देना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेनिंग चार्ज अधिक होता है, ट्रेनिंग चार्ज होता है पर डे पे काउंट होता है। जैसे कि जिस समय मैंने छोड़ा था उस समय 620-630 रुपए पर डे का ट्रेनिंग चार्ज था, तो 6 महीने के ट्रेनिंग सबसे काउंट कर लो। और उस समय मेरी सैलरी कम आ रही थी, क्योंकि उस समय जो था, जो आपका डीए था वो 17% था, तो इस समय तो जानते हो कितना ज्यादा हो चुका है। तो 17% के हिसाब से मेरी जो सैलरी थी, और मैं सॉफ्ट एरिया में था, तो सैलरी मेरी तो ज्यादा बन नहीं रही थी। सॉफ्ट एरिया, हार्ड एरिया सबको पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरी सैलरी ज्यादा नहीं बन रही थी, मेरा जो ट्रेनिंग चार्ज था वो ज्यादा अधिक था, तो मुझे ट्रेनिंग चार्ज देना पड़ा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी कभी 3 महीने की जो सैलरी होती है वो अधिक हो जाती है, क्योंकि डीए वगैरह सब कुछ ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है सैलरी आपकी अधिक हो जाती है। तो जो भी वेतन देना है, कम से कम आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का वेतन तो आपको देना ही पड़ेगा जब आप रिजाइन दोगे 10 साल के अंदर, ठीक है। ये चार चीजें हो गई। उसके बाद जी नंबर पॉइंट में देखा गया तो ये सब बता दिया गया कि ये आपका जो भत्ता वत्ता है वो सब कुछ आपको मिलेगा, राशन मनी वगैरह सब कुछ मिलेगा, वो एकमेंडेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बोला गया है कि इसमें जब आप नियुक्ति देने आओगे तो कोई डीए वगैरह नहीं मिलेगा, कोई मतलब कि जो टीए वगैरह नहीं मिलेगा आपको, जो ट्रेवल का अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेगा, अभी आपको अपने पैसे पे आना पड़ेगा, ठीक है। मगर जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद फिर आपको टीए वगैरह मिलने लगता है, ठीक है। ये कुछ शर्तें वगैरह दे दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि कम से कम आपका एक ही शादी होनी चाहिए, एक से अधिक शादी नहीं होनी चाहिए। पता चला आप घर पे 2-2 वाइफ रखे हुए हो, एक घर वाले एक बाहर वाले, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। ऐसा सिस्टम होगा तो भाई नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एकदम रियल फैक्ट है, क्योंकि वहां पर आपका पूरी सर्विस बुक बनेगी, सर्विस बुक में सारी डिटेल होंगी कि आपके माता का नाम, पिता का नाम, उनकी डिटेल होगी, उनका आधार कार्ड होगा, उनका सब कुछ होगा, क्योंकि आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो फैमिली मेंबर्स की डिटेल आप सभी को देनी पड़ेगी, फैमिली मेंबर्स में सबकी देनी पड़ेगी जिससे आपका ब्लड रिलेशन है। चाचा ताऊ का नहीं बता रहा हूं मैं, आपके माता पिता भाई बहन इनका डिटेल आप सबको देना पड़ेगा। तो इनकी फोटो ले लेना, इनकी डिटेल ले लेना, इनका आधार नंबर वगैरह ये सब रख लेना, ठीक है। जो भी आप पे डिपेंडेंट होंगे उनका तो आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। कुछ शपथ वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, जब आप ट्रेनिंग पीओपी पास कर लोगे तो कुछ शपथ वगैरह लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें बता दी गई कि आपके पूरे जो सत्यापन होंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, वो पूरे चेक किए जाएंगे जब ट्रेनिंग वहां पर जाओगे, तो ठीक है। वो सारे अगर झूठे पाए जाते तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीजें इन्होंने बता दी, ठीक है। यहाँ पर कुछ शर्तें दे दी गई हैं, जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो बता दिया यहाँ पर। सबसे पहले देखो यहाँ पर बोल दिया कि जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं एजुकेशन से, देखो अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, एक बार लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर पे कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहां पर जब जाओगे तो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके सब डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल इंटर वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। वो सारे आयु प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट अभी तक लगे थे वो डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं आपको, ठीक है। कुछ भी घर पे छोड़ के लेके नहीं जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो 3 बोली जा रही है, मगर मैं कहूंगा कम से कम 40 कॉपी लेके जाओ, क्योंकि तमाम जगह फोटो लगती रहेगी। कभी आपको जब वेरिफिकेशन होगा, सर्विस बुक होगी, बहुत अभी आप बटालियन में जाओगे, अभी अब तो आप बटालियन में जाओगे तो ये अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। आपका एनपीएस फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, उस पर एनपीएस फॉर्म में वगैरह में लगेगी, ठीक है। और ये जान लो यहाँ पर जो पेंशन मिलेगी वो एनपीएस के अंतर्गत मिलेगी, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत मिलेगी। तो अभी आप समझ लेना कि जो पैसा वगैरह मिलेगा वो कटेगा भी कहीं ना कहीं, ठीक है, एनपीएस में। और आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नौकरी आपसे भी परमानेंट ही होगी। ये बहुत बच्चे होंगे अस्थायी लिखा हुआ है तो उसके चक्कर में परेशान होंगे, तो ऐसे परेशान मत होना, ठीक है। ये सारी चीजें बता दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जब आप आओगे तो आपके एक बार और मेडिकल करेंगे, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, हो सकता है कि जब ज्वाइनिंग से और ट्रेनिंग के बीच में आपने कहीं पे चोट वोट लगा ली हो, तो क्या करेंगे, जब आप मेडिकल में जाओगे तो आपका जब ज्वाइनिंग देने जाओगे 28 तारीख को ज्वाइनिंग है, तो उस समय आपका एक छोटा सा मेडिकल फिर से होगा, छोटा सा नॉर्मल मेडिकल होगा,
बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होगा, बस ये देखेंगे टूटा फूटा तो नहीं कर लिया, कहीं टूट फूट तो नहीं कर ली, वो नॉर्मल मेडिकल आप सभी का करेंगे, क्योंकि आप अभी तक आपने पास कर लिया है, तो एक छोटा सा नॉर्मल मेडिकल करेंगे। जैसे बोला है ना, सीमा सुरक्षा बल में रिपोर्ट करने पर अधिकारियों के एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा और ज्वाइनिंग करने की तिथि के बीच की अवधि के दौरान हुई किसी बीमारी, विकलांगता, आकस्मिक चोट का पता लगाने के लिए आपकी फिर से जांच की जाएगी, यानी फिर से आप सभी का मेडिकल होगा और उसमें आपका मेडिकल फिट किया जाएगा। ये होता है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हम उस समय इतना नहीं था, हमें जैसे गए वैसे हमारा तुरंत ही हो गया, हमें दोबारा मेडिकल हमारा नहीं कराया गया था। और कहीं कहीं पे कराते, कहीं कहीं पे नहीं कराते, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो देख लिया हाँ ठीक ठाक है बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ फिर बता दिया गया कि आपको एनपीएस के अंतर्गत रखा जाएगा, ये बता दिया गया, तो एनपीएस आप सभी को मिलेगा, समझ लेना। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको एक ट्रेनिंग के तत्व, मतलब कि एक ट्रेनिंग की तरह जाओगे, आप सभी वहाँ पर ट्रेनी बन के जाओगे, प्रशिक्षु बन के जाओगे, वहां पर आपको हर चीज करना पड़ेगा, उस्तादों की सुनने में। पहले बता दे रहा हूँ मेरे भाई, नौकरी छोड़ना, अगर नौकरी नहीं करना है तो ज्वाइन मत करना, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा, अगर एक दिन भी चले जाओगे तो पैसा देने से, अगर पैसा देने से बचना है तो ज्वाइन नहीं करना तो मत करना। मगर तुम सोचो कि एक हफ्ते बाद वहां की ट्रेनिंग है भैया, तुमको लाल दुलाल के नहीं रखेंगे, और ट्रेनिंग है, वहां टफ बनाएंगे, लैंग्वेज टफ होगी बात, मगर मजा आएगा, ऐसा नहीं, मजा आएगा तुमको, मगर शुरू के कम से कम 1-2 महीने तो तुमको देने पड़ेंगे यार, 1-2 महीने कम से कम तुमको देने पड़ेंगे। 1-2 महीने तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, मगर उसके बाद तुम एडजस्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कि यार बहुत शुरू में लगता है, थोड़ा दोस्त यार बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब तो तुम लोग का ग्रुप वगैरह बन चुका है, बढ़िया तुम लोग का। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इनको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया कि 28 नवंबर को, अगर आप सारी चीजों को, शर्तों को मानते हो तो 28 नवंबर को आप रिपोर्ट कर दो। कहाँ रिपोर्ट करने के लिए बोला गया इनको? 167 BN BSF, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मथुरा यूपी में, यहाँ पर इनको रिपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट करेंगे, जितने बच्चे यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, यानी कि अब इनकी जब पोस्टिंग होगी, अब समझ लो, अब जब ये ट्रेनिंग के बाद जब इनकी पोस्टिंग होगी तो इनकी पोस्टिंग यहीं पर होगी, मथुरा में होगी। अब ये वहां जाएंगे, वहां से इनका हथियार वगैरह जाएगा, इनकी राइफल वगैरह वहां से जाएगी, इनके साथ एक स्काउट जाएगा और इनको ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ेगा। समझ रहे हो? ट्रेनिंग जो होने वाली बताया जा रहा है टेकनपुर में होगी, ठीक है, इंदौर में, वहां पर अगर ट्रेनिंग होगी तो वहां तक आपको छोड़ा जाएगा। तो आपके बटालियन में जितने लोग रिपोर्ट करेंगे, अब हर किसी को अलग अलग बटालियन में रिपोर्ट करने का मतलब समझ लो कि वो बंदा वहां भर्ती हुआ है, सारे उसके जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है वहां रहेंगे। जो हो सकता है कि ट्रेनिंग के बाद उसको वहीं पर पोस्टिंग हो, कभी कभी ट्रेनिंग के बीच में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, मगर अगर ट्रेनिंग के बीच में ट्रांसफर नहीं होते तो आप समझ लो कि अगर जो ये रौनव है, इनको यहाँ पर ही काम करना पड़ेगा 3 साल मिनिमम। ट्रेनिंग के बाद आएंगे तो यहीं पर काम करना पड़ेगा। हो सकता है ट्रेनिंग के बीच में चेंज है, जैसे कि मेरे जो ज्वाइनिंग हुई थी वो मेरी हुई थी 28 बटालियन, रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा में, ITBP, मगर उसके बाद मैं ट्रेनिंग में ही मेरी बटालियन चेंज करके 48 बटालियन कर दी गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। कुछ निर्देश वगैरह अगर बता दिए गए, अगर आप इसको मानने में विफल हो तो ज्वाइन मत करना मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें गई, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये प्रतिलिपि चीजें हैं। ये प्रतिलिपि मतलब कि आप एक कॉपी दे रहे हो इन सब लोगों, कमांडिंग 147 BN को। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि सारा सब कुछ जो डोजियर वगैरह होता है, एक डोजियर बनेगा। अभी आप क्लर्क बन जाओगे तो डोजियर मतलब होता है एक, मतलब पूरे आपके डॉक्यूमेंट को एक साथ रखा गया है, वो डोजियर है आपका, उसमें सारे डॉक्यूमेंट आप सभी के रखे रहेंगे। वो सारी चीजें हो गई, और मुझे और बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ पर ये सारे जो चीजें थी सब जगह इन्होंने भेज दिए। ठीक है, पूरे रिकॉर्ड वगैरह के लिए इन्होंने बता दिया, पूरा ज्वाइनिंग लेटर था आप सभी का। ठीक है, तो टेंशन मत लेना मेरे भाई, अगर आपको जॉब करनी हो तभी जाकर ज्वाइनिंग देना, नहीं तो वहां जाने के बाद अगर आप छोड़ोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, मैंने बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, तो ज्वाइन करना हो तभी करना। वैसे नौकरी कोई बुरी नहीं है, ट्रेनिंग कोई हार्ड नहीं है, बस शुरू के 1-2 हफ्ते, हो सकता है 1 महीना 2 महीना तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे, तो ऐसा अलग अलग लगे, मगर कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मगर शुरू में थोड़ा एडजस्ट होने में, बोलते हैं ना, ढलने में टाइम लगता है, वैसे ही ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि भाई सर इसमें ऐसी क्या क्या चीजें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए उसमें कुछ मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, और बाकी सामान वगैरह क्या लेके जाना मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, और एकदम जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा आप सभी को, इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स है सारे ओरिजिनल लेके जाना, जीरोक्स जरूर रख लेना, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट तुम लेके चलेगा, जीरोक्स, ATM वगैरह, पासबुक वगैरह, ये सब सारी चीजें, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे होने चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी आपका NPS अकाउंट बनेगा, उससे पैन कार्ड बनेंगे, तो सारी डिटेल आप सभी की लगेगी। जो भी अगर नाम वगैरह इधर उधर है ना माता पिता के, तो वो भी सही करवा लेना अभी, ये मत सोचना कि बाद में सही करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।